और बच्चे लोग कैसे हैं? होप सो आप अच्छे होंगे। मैं आपका एडुकेटर्स मेंटर्स रवि सिंह राठौर क्लासेस वाराणसी। मेरा मेन पढ़ाने का मोटो है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, यही मेरा मेन मोटो है। मतलब हाउ टू हैंडल केमिस्ट्री विथ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू केमिस्ट्री को कैसे हैंडल किया जाए, नॉट ट्रिक्स एंड टिप्स। ट्रिक्स और टिप्स अपने आप बनते रहते हैं, तो मेन मोटो है कि आपका कॉन्सेप्ट्स बने। ओके, तो हम लोग जो है अपने अगली जर्नी को स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन अगला जर्नी है, जो प्यूरिफिकेशन चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को राठौर क्लासेस के तरफ से, रवि सिंह राठौर के तरफ से 1 मोल का आशीर्वाद है। कितना आशीर्वाद है बेटा? सभी लोगों को 1 मोल का आशीर्वाद। तो उसी आशीर्वाद के साथ हम लोग डिस्टिलेशन के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कॉपी में मोटा हेडिंग लगाएंगे, डिस्टिलेशन। मोटा हेडिंग लगाइए बेटा, डिस्टिलेशन। ओके, पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन क्यों पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना है, डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द टेक्निक, एक टेक्निक है जिससे हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिससे हम लोग प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन मेटल भी ऑब्टेन करते हैं। तो डिस्टिलेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हो तो भी हम कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स का सॉल्यूशन है तो भी कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब नॉट ओनली लिक्विड सॉल्यूशन, मोर देन लिक्विड्स है तो भी, 2 से ज्यादा लिक्विड्स है तो भी कर सकते हैं। एज वेल एज जैसे हम लोग पढ़ेंगे जिंक की मेटलर्जी, तो वहां जिंक का भी प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। तो जिंक में कुछ इम्प्योरिटी हो जाए, सॉलिड में भी कुछ इम्प्योरिटी है, तो इनका हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिलेशन से हम लोग 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक में भी, जिंक वगैरह मेटलर्जी में पढ़ेंगे, तो उनको हम लोग सेपरेट करने का एक मेथड्स है। ओके, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्टिलेशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्टिलेशन? तो लिखेंगे डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, अगर हम जिंक और इम्प्योरिटी में आएंगे तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का चक्कर चलेगा। ओके, तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इन बिटवीन कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज। इज इट क्लियर? डिस्टिलेशन को अगर हम मान के चलते हैं, इनका अगर हम बात करें लिक्विड और लिक्विड सॉलिड्स का, तो बेसिक प्रिंसिपल बहुत आसान है, ध्यान से। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन? तो डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो मिक्सचर है उसको पहले हम लोग हीटिंग देते हैं, हम लोग बर्नर लगा करके उसको हीट करते हैं और हीट करके वेपराइज करते हैं। जब वेपराइज करेंगे तो उसमें से जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उनके वेपर ज्यादा बनेंगे, जो कम वोलेटाइल होंगे उनके भी बनेंगे, लेकिन उनके कंपेयर में कम बनेगा। इस प्रकार से वेपराइज करते हैं तो मिक्सचर में उनका कंपोनेंट, किनका कंपोनेंट, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लाना चाह रहे हैं, उनका ज्यादा हो जाएगा। फिर जो वेपर बना है उसको कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस करके अलग कर देते हैं। फिर कुछ इम्प्योरिटी चला जाएगा, ऐसा नहीं कि 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन इन द केस ऑफ डिस्टिलेशन। तो फिर वो जो आया हुआ है, जो हमने कलेक्ट किया है कंडेंस करके, जिसको डिस्टिल्ड या कंडेंस बोलते हैं, फिर उनको फर्दर हम लोग हीटिंग देते हैं। फिर यही प्रोसेस होता है, ये कम से कम कंटिन्यूअस 10-20 बार होते हैं, तब जाके हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग प्योर आता है, नॉट 100% प्योर। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन? तो डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही हो गया कि लिक्विड है, लिक्विड को हीट देते हैं, जब हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये गैस या वेपर में जाएगा, तो गैस या वेपर में गया, एंड देन इनको कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन, देन बेटा किस में आ जाएगा? अगेन लिक्विड में आ जाएगा। यही मेन बेसिक प्रिंसिपल है कि लिक्विड इज फर्स्टली वेपराइज एंड देन उनको एक अच्छे ठंडे वातावरण में ले जाते हैं, जिसको हम लोग कंडेंसर लगाते हैं। तो जो ये वेपर बना हुआ है इनको ठंडे वातावरण में ले जाएंगे, कोल्ड इन्वायरमेंट में, और वहां वो बूंद बूंद करके लिक्विफाइड हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ए और बी है, ए और बी का मिक्सचर है, तो जब ए और बी का मिक्सचर है तो इसमें ए मान लो ज्यादा वोलेटाइल है, तो इनके वेपर बनेंगे, जो इनके वेपर बनेंगे तो इसमें ए का वेपर ज्यादा हो जाएगा, बी का वेपर कम आ जाएंगे, तो इसमें से आपका ए का वेपर ज्यादा मिल जाएगा, और लेकिन यहाँ बी कुछ बच जाएंगे और ए भी कुछ बन जाएगा। तो जो आपका वेपराइज करके कंडेंस कर रहे हैं बूंद बूंद,
पहले वेपर में ले गए, हीट करके वेपर में ले गए, फिर बूंद कंडेंस हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इनको हम लोग कहते हैं कंडेंसेट, कंडेंसेट या डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड लैंग्वेज समझना होगा, दो लैंग्वेज आएंगे, कंडेंसेट या डिस्टिलेट। ओके, और जो बच जाता है इसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो दो चक्कर आपने समझा क्या इसमें यूज होगा, रेसिड्यू एंड डिस्टिल्ड। जो कंडेंसेशन कर रहे हैं, बूंद बूंद प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिल रहा है 100% प्योर नहीं होगा, ये फर्दर, ये प्रोसेस फर्दर, फिर यहाँ आया है इसमें भी कुछ डी आया होगा, फिर उसको फर्दर वही खेला करेंगे, हीटिंग करेंगे, वेपर में ले जाएंगे, अगेन कंडेंस करेंगे, फिर ये रिपीटेशन चलता रहता है, तब जाकर के ये बनते हैं। इज इट क्लियर बेटा? बोलिए, प्रज्ञा समझ में आ रहा है? इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब जहां हम लोग ये डिस्टिलेशन करते हैं उसके लिए कुछ हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, कुछ हम लोग वहां करते समय ऑर्गेनिक में लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो लिखेंगे प्रोसीजर, इतना हो गया होगा, प्रोसीजर फॉर डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? तो पहला प्रोसीजर यही है बेटा कि हमें एक फ्लास्क चाहिए। क्या चाहिए? फ्लास्क, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, दैट इज द आरबी फ्लास्क। आरबी फ्लास्क एक तरह का पात्र होता है, एक तरह का वेसल्स होता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इम्प्यूरिटी मिक्सचर को रखते हैं। दिस इज द राउंड बॉटल फ्लास्क। इसमें कॉर्क लगा के इसको हमने बंद कर दिया है, और ये आपका है राउंड बॉटल फ्लास्क। इसमें क्या है? मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इम्प्यूरिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस क्या है? इम्प्यूरिटी। तो पहला हम लोग लेते हैं राउंड बॉटल फ्लास्क। कोई भी डिस्टिलेशन कराएं तो राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, आरबी फ्लास्क। सेकेंड वन हम लोग लेते हैं, जहां डिस्टिलेशन कराते हैं वहां थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, इसमें हम लोग थर्मामीटर भी लेते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर का साइन होता है, दैट इज द थर्मामीटर। थर्मामीटर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग रिसीवर लेते हैं, जिसको कलेक्टर भी बोल सकते हैं, एक तरह का फनिल होता है। दिस इज यहां रिसीव करते हैं, इसको रिसीवर बोलते हैं। रिसीवर या कलेक्टर या कोनिकल फ्लास्क, ये सब नाम आएंगे बेटा। कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ती है। ये जो राउंड बॉटल फ्लास्क होते हैं उनको स्टैंड पे रखना पड़ता है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने टेबल है ना, तो टेबल है, तो टेबल के बीच में ऐसे काट दो, जहां से हीट जाए ऐसे काट दीजिए, और उसी पे राउंड बॉटल फ्लास्क को रख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ट्राईपोड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ट्राईपोड की जरूरत पड़ेगा, बर्नर का जरूरत पड़ेगा, बर्नर का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि ये सब स्टैंड वगैरह बड़े हों तो उनको बांधेंगे ऐसे, जैसे राउंड बॉटल फ्लास्क को रखना है तो गिर ना जाए, तो उसके लिए ऐसे स्टैंड लगा करके राउंड बॉटल फ्लास्क को ऐसे बांधे रहेंगे, टंगा रहेगा। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है? स्टैंड की, स्टैंड की जरूरत पड़ेगी इनको करने के लिए। इसके अलावा कंडेंसर का जरूरत पड़ेगा, कंडेंसर। तो व्हाट इज द कंडेंसर? जहां जो वेपर बन के जा रहा है उसको कोल्ड वातावरण में ले जाते हैं। कंडेंसर ऐसे होते हैं बेसिकली, जैसे इसमें से वेपर पास कर रहा है तो इसके बाहर हम लोग कोटिंग लगा देते हैं, आइस वगैरह इसके अंदर रख देते हैं, ठीक ना बेटा। इसके अंदर हम लोग आइस वगैरह रख देते हैं। ओके, तो एक तरफ से जो है पानी जा रही है, एक तरह से कोल्ड, दिस इज द आइस वगैरह यहाँ रखा गया है, और इसमें से वेपर जा रहा है। ऐसे कंडेंसर हम बनाएंगे, ध्यान देना होगा। तो ये आपका इनलेट हो जाएगा और ये हो जाएगा आउटलेट। फिर अलग अलग में जैसे आगे, ये तो बेसिक्स, मतलब बेसिक डिस्टिलेशन के लिए इतना चाहिए। बेसिक डिस्टिलेशन कराना है तो मेरे को राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, रिसीवर चाहिए, ओके, ट्राइपोड चाहिए,
बर्नर वगैरह चाहिए जिससे हीटिंग देंगे, बर्नर चाहिए, स्टैंड मान लो चाहिए कि जिससे स्टैंड अगर हम ले लेंगे तो किसी को कसना है तो उस पर रख करके कस देंगे कि गिरे उरे ना। इसके अलावा आपका कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है, एक पाइप होती है, उसके चारों तरफ आइस, ठंडा वातावरण करते हैं कि जो आने वाले वेपर्स है वो कूल डाउन हो जाए। एंड अब अगर अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जैसे आगे डिस्टिलेशन भी 4 तरह के होते हैं। डिस्टिलेशन इज 4 टाइप्स, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड एज वेल एज स्टीम डिस्टिलेशन। अब कौन सा डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे, इट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इम्प्यूरिटी। इन चारों में से कौन सा डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट इज डिपेंड्स अपॉन द, किस बात पे डिपेंड करेगा, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इम्प्यूरिटी। तो जब वही अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आते हैं तो एक ऑपरेटर्स थोड़ा एडिशनल ऐड हो जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन में जाएंगे तो थोड़ा वहां बॉयलर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि भाप बना करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को उड़ाते हैं, वहां भाप बना करके उड़ाते हैं, तो वहां मेरे को एक एडिशनल जरूरत पड़ जाएगा बॉयलर का। अगर हम लोग रिड्यूस प्रेशर पे वैक्यूम डिस्टिलेशन कराते हैं तो वहां एक एडिशनल जरूरत पड़ जाएगा, एडिशनल ऐड करते हैं, जहां प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सक्शन पंप लगाते हैं। सक्शन पंप लगाते हैं तो वो अलग अलग एडिशनल होगा। दैट इज मेन, इतनी की जरूरत पड़ती है। एक बार बना देंगे कि डिस्टिलेशन के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, राउंड बॉटल फ्लास्क, थर्मामीटर, रिसीवर, रिसीवर का ही क्या क्या नाम है, रिसीवर का ही तीनों नाम है, कलेक्टर कहिए चाहे कोनिकल फ्लास्क, ट्राइपॉड, स्टैंड, बर्नर, कसने के लिए स्टैंड चाहिए, कंडेंसर चाहिए। ओके, इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट यही डालेंगे डिस्टिलेशन के टाइप्स, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्टिलेशन में आपका हो जाता है, डिस्टिलेशन 4 तरह के हो गए हैं। वन इज द सिंपल डिस्टिलेशन। कुछ न कहे तो आपको डिस्टिलेशन समझना है, कुछ न कहे तो क्या समझना है, डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन, एक ही बात हुआ। अगर खाली डिस्टिलेशन भी बोल दे तो चलेगा, मतलब सिंपल डिस्टिलेशन। हाँ, अगर नाम बोल दे डिस्टिलेशन का दिया मतलब सिंपल डिस्टिलेशन, नाम बोल दे कि नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तब मेरे को यहां समझना होगा कि वाकई में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही बात कर रहा है। फिर उसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। इतना पॉइंट बनाएंगे। तो डिस्टिलेशन में हो गए 4 तरह के डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा क्या नाम है, इसी का दूसरा नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। लिखेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से, सिंपल डिस्टिलेशन अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स हो, मेनली 2 कंपाउंड्स हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इम्प्यूरिटी हो, अगर उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 केल्विन से ज्यादा हो, मतलब टू मच हाई। 30 केल्विन, एक 30 केल्विन एक मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट। 25 केल्विन भी बोल सकते हैं, 40 केल्विन भी बोल सकते हैं, 50 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो पहले ही हमने बताया कि डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 30 केल्विन है तब वहां सिंपल डिस्टिलेशन कराते हैं। मोर देन कितना हो जाए बेटा, 30 केल्विन लिखना होगा। यूज व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 2 लिक्विड्स इज यूज्ड व्हेन boiling point difference in between 2 liquids is more than 30 Kelvin, more than 30 Kelvin। पूछा जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्लोज हो, ना हो ज्यादा, इट इज टू मच क्लोज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट
डिफरेंस टू मच क्लोज हो जाए। इसलिए यहाँ एक एडिशनल, जो हमने जनरल ऑपरेटर्स बताया उसके कंपेयर में एक एडिशनल फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो भी हम पढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस टू मच क्लोज हो, मतलब 30 केल्विन से कम हो, 30 केल्विन से कम हो। लिखेंगे व्हेन बॉइलिंग पॉइंट in between two liquids is less than 30 Kelvin। तो कब यूज करेंगे? यूज व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन बिटवीन टू लिक्विड्स इज वेरी क्लोजर। तो क्लोजर जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, तो जो भी हम कहेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो तुम्हारा खोपड़िया केवल प्रोडक्ट ना सोचे, केवल पेट्रोल ना सोचे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब उसमें केरोसिन ऑयल भी आता है, डीजल भी आएगा, पेट्रोल भी आएगा, गैसोलीन भी आएंगे, एलपीजी वगैरह जो आते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, ये सब भी आएंगे। ओके। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब इमेजिन करो कि 500-400 केल्विन, मतलब 100 केल्विन पे पानी होता है 500-600 केल्विन। तो जब आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाई एंड दे डिकम्पोज बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये कब यूज करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन उसके लिए करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो और अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं। लिखेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं, डिकम्पोज बिफोर इट्स बॉइलिंग। डिकम्पोज एकदम आराम से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिकम्पोज बिफोर इट्स बॉइलिंग, अपने बॉइलिंग से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं। तो दिस इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन, वहां हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अच्छा, स्टीम, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक तो टेम्परेचर उनका ज्यादा ही होता है, पहला नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो, और दूसरी बात वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, फर्स्ट शर्त है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वे जो है बेटा आपको पानी में इनसॉल्युबल हो, लेकिन जब उसका भाप दें, भाप समझ रहे हो ना, अरे चैया बनाते हैं तो भाप बनता है, दूधवा उबालते हो तो भाप बनता है, पानी को गर्म करते हो तो भाप बनता है। तो भाप से वोलेटाइल, भाप के साथ उड़े, पनिया के साथ उड़े, लेकिन कोल्ड वाटर में सॉल्युबल न हो, तो वैसे सबस्टेंस को स्टीम डिस्टिलेशन से, जैसे जो परफ्यूम इंडस्ट्री, जो परफ्यूम होते हैं, फ्रेगनेंस, ऑयल वगैरह जो ऑब्टेन करते हैं, सब स्टीम डिस्टिलेशन से। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इट इज insoluble in water, बहुत इंपॉर्टेंट, insoluble in water बट स्टीम के साथ वोलेटाइल हो जाए, भाप के साथ उड़ने लगे, इसको कहेंगे स्टीम वोलेटाइल। इसका मतलब स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टीम के साथ उड़े। ओके, तो ये चारों को एकदम पहले खोपड़ी में लगाइए कि स्टीम का, अगर किसी ने कहा डिस्टिलेशन मतलब नॉर्मल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन बोले तो नॉर्मल डिस्टिलेशन, ये तब करते हैं जब दो लिक्विड्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो। दूसरा, जब दो लिक्विड्स के या दो या ज्यादा तीन भी लिक्विड्स हो, उनके बीच बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोजर हो जाते हैं, एकदम नजदीक हो जाते हैं, तब वहां सिंपल डिस्टिलेशन इज नॉट यूज्ड। बेसिकली डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन अकर इन द लो टेम्परेचर, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अकर एट लो टेम्परेचर्स। इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर देने पे ये सब टूट जाते हैं, इनको हाई टेम्परेचर पे नहीं करते हैं। तो उनके लिए एक एडिशनल हमने वेटेज लिया कि प्रेशर को ही घटा दिया। जब बाहरी प्रेशर को घटा देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को, तो नॉर्मल पे ही वो क्या कर जाएंगे, बॉयल कर जाएंगे।
या तो इनको स्टीम के साथ वेपराइज करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 केल्विन से ज्यादा हो, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा 30 केल्विन से कम हो, इन दोनों में ये सब चक्कर नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, तब वहां पे हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं। अब इन दोनों में अंतर हो गया कि ये जो है वैक्यूम और स्टीम में उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल हो, पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, और स्टीम के साथ क्या हो, वोलेटाइल। तो पहले हम एग्जांपल लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में है वो वाला, ये रटना होगा, यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखेंगे बेटा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, मिक्सचर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एनसीईआरटी का है ये। इनमें एग्जांपल आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पेट्रोल, व्हाट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, बोलिए बेटा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो पानी कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चा तेल से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल वगैरह। वैक्यूम डिस्टिलेशन जो एनसीईआरटी का है इसी को लिखेंगे। साबुन के इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल का सेपरेशन करते हैं, ग्लिसरॉल का सेपरेशन सोप इंडस्ट्री में। एंड लास्ट वन स्टीम डिस्टिलेशन, यहां जो एनसीईआरटी में हो पहले लिखेंगे मिक्सचर ऑफ एनिलीन प्लस वाटर, एनिलीन और वाटर का मिक्सचर है तो इनको भी किससे करते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम अगर करना है तो इनके लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन, यही क्वेश्चन आते हैं। फिर फिगर वगैरह आपको एक बना देते हैं और वेरी आसान। ओके, इतना पॉइंट करेंगे, इतना पॉइंट करेंगे बेटा। ये सब एकदम यहीं से उठा के आएगा, इसीलिए हम चारों को एक साथ समझा रहे हैं। जब आपके अंदर रिलेटिव एनालिसिस करने आ जाएगा, चारों को एक साथ सोचने आ जाएगा, और ऐसे ही हर चीज को सोचने लगेंगे तो अच्छा कर जाएंगे। ओके बेटा, हो गया क्या बाबू। होप सो आप इतना कर लिए होंगे। चलिए ओके, मिटाए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको अब बुक से आप देख लीजिएगा स्ट्रक्चर्स, उसके फिगर वगैरह कैसे बनाए गए, एक बार बस बता देते हैं। दैट इज अ सिंपल डिस्टिलेशन अगर करना है, सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसमें भी मिक्सचर होता है, तो अगर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है तो हमें देखना होता है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है कि रियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है कि रियल, और पर्टिकुलर रियल में वो कहीं एजियोट्रॉपिक तो नहीं बन गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो नहीं बन गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रियल सॉल्यूशन। सभी रियल सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे एजियोट्रॉप बनते हैं, सभी रियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप नहीं होते हैं, लेकिन एजियोट्रॉपिक का एक पर्टिकुलर मिक्सचर जब बनता है तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। तो अभी सिंपल डिस्टिलेशन हम पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल डिस्टिलेशन में एक स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया। फटाफट बनाएंगे। ये हमने एक गॉस पाइप ले लिया, इस पे रख दिए हैं, यहां से कटिंग कर दिया गया है। दिस इज अ ट्राइपॉड, यहां हमने ट्राइपॉड ले लिया। यहाँ पे बाबू ने बर्नर ले लिए हैं, बर्नर से लौ जल रहा है। ओके, यहां एक कॉक लगा रहते हैं, एंड दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब, यहां हमने डिलीवरी ट्यूब डाल दिया। दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब। इच्छा करेगा तो इसके अंदर हम
थर्मामीटर डाल देते हैं। ये आपका थर्मामीटर है, बुक से जरूर देख लीजिएगा बेटा। दिस इज द थर्मामीटर। ये बॉइलिंग टेम्परेचर को बताएगा। ओके, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब। यहां पे हमने बेटा आपको रिसीवर ले लिया, दिस इज अ रिसीवर या कोनिकल फ्लास्क। 3 नाम बताए थे, कोनिकल फ्लास्क या रिसीवर। ओके, अब ये जो जोन होती है, यहां से मान लिया जाए लिक्विड्स ए और बी है। मान लो कि ए है और आपका बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट बी का मान लो कम है। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बी का कम है, तो जिसका कम होगा ये इसके वेपर पहले बनेंगे, बी का वेपर पहले बनेगा, और ए का वेपर क्या होगा, ओ भी बनेगा, बाद में बनेगा। तो हम लोग करते क्या है कि चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो बी के वेपर ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ पे अब जा रहे थे ऐसे तो डायरेक्ट वेपर आ जाता है, लेकिन प्रोसेस हमने क्या बताया था कि इसको पहले वेपर बना, हीट किए तो ये वेपर बनने लगा, वेपर चला, अब इसको फिर कंडेंस करके लिक्विड बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ जो डिलीवरी ट्यूब लिए हैं, यहीं पे हम लोग आइस इसके अंदर डाल देते हैं। एक पूरा जैकेट, एक जैकेट टाइप में होता है, और इसके अंदर आइस और वाटर आते जाते रहते हैं। एंड दिस इज कंडेंसर, इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसर। यहां से इनलेट है, पानी जाएंगे, वाटर का एंट्री होगा, एंड ये आउटलेट है। ओके, एंड दिस इज अ कंडेंसर। तो बस अब मान लो कि ये गिरने वाला है, मान लिया जाए बेटा ये गिरने वाला है, तो इसको स्टैंड से बांध देते हैं ऐसे। तो ये सब देख लीजिएगा, इसको स्टैंड लगा के इसको स्टैंड से बांध देंगे। ये भी गिरने वाला है, तो यहाँ भी स्टैंड लगा सकते हैं, यहाँ भी स्टैंड लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बूंद बूंद करके यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच ए एंड बी का वेपर बनाते हैं। बी का वेपर ज्यादा जाएगा, ए का वेपर कम जाएगा। तो इसके अंदर बुक वगैरह में दे दिया है, गलत टीचर्स वगैरह भी बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बी भी जाएंगे, ए भी जाएंगे। हाँ, बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा। फिर इनको कलेक्ट करके अलग कर देंगे, फिर फर्दर इसी के अंदर डाल करके फिर यही प्रोसेस होगा। फिर बी ज्यादा, ए और कम हो गया, फिर इनको डालेंगे, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन। एक बार फिगर बना लीजिए, सिंपल डिस्टिलेशन। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, ये तो एनसीईआरटी का हो गया। क्लोरोफॉर्म, एनिलीन। इसके अलावा आपका ब्यूटेन या पेंटेन या जो भी कहिए, तो एसीटोन प्लस वाटर। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आ जाते हैं, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना होगा। हेक्सेन और टॉल्यूइन, हेक्सेन, टॉल्यूइन, ईथर टॉल्यूइन। सी द एनसीईआरटी, CNCERT 11th class, some basic concept of organic chemistry, some basic concepts of organic chemistry. Okay, चलिए, इज इट क्लियर। अब अगला करेंगे, नया हेडिंग डालेंगे, नया हेडिंग, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नया हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स, मान लो इसके अंदर 3 लिक्विड हो जाए, A प्लस B प्लस C। जब 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स, 3 लिक्विड्स हो गए, A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो जब 2 से ज्यादा लिक्विड्स होते हैं या 3 लिक्विड्स हो जाए और दिस हियर द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज, तब वहां पे हम लोग इसी सिंपल डिस्टिलेशन में एक एडिशनल वेटेज ले लेते हैं। एंड एडिशनल वेटेज क्या है कि वहां पे हम लोग
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। तो कहेंगे कि वन मोर ऑपरेटर्स, एक एक्स्ट्रा जो है वन मोर एडिशन टेकन, एक एक्स्ट्रा एडिशन लेते हैं। और वो एडिशन क्या करते हैं बेटा, बोलिए ध्यान से, ये सब आ रहे हैं क्वेश्चन, ये सब एकदम आग लगाने वाला टॉपिक है। ये सब टॉपिक जो है छोटे छोटे छोड़ दे रहे हैं बच्चे, आ जा रहा है, अभी पढ़ाएंगे जस्ट ड्यूमास मेथड, जेंडॉल मेथड, आपका कैसे हम लोग करते हैं नीन हाइड्रीन टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी क्या है, नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या है, सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब एनसीईआरटी में है। यहाँ यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज नथिंग, इट इज द ग्लास बल्ब, इट इज द ग्लास बीट या बल्ब। ये क्या करता है कि जैसे इसको थोड़ा सा, अभी जो फ्रैक्शनेटिंग यही हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं बेटा, अब ये क्या करते हैं कि यहां पे एक हम लोग एक्स्ट्रा, ये तो थर्मामीटर वगैरह रहेगा ही, अब यहां क्या करते हैं कि ये जो डिलीवरी ट्यूब होता है इसके जगह पे हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। एंड दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज वेरी लॉन्ग, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लॉन्ग होता है, ठीक ना, दिस इज अ लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, लॉन्ग कॉलम, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और इसके अंदर ऑब्स्ट्रेकल लगाते हैं, जैसे ये जो कॉलम है इसके अंदर ऐसे, मान लो इधर से हमने किया, ये एकदम सिंपल बता रहे हैं अभी, ऐसे किया, ऐसे किया, एकदम सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बता रहे हैं। बाजार में कम से कम अब तो 1000 तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ रहे हैं, मोर देन 100 एनसीईआरटी में है, लेकिन 1000 तरह का ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, बीच बीच में ग्लास बिट्स हो गए हैं, ठीक है। कुछ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसे भी आते हैं, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये 3D को आगे ऐसे पूरा पोरस है, पोरस ग्लास बीट टाइप, ये ग्लास बीट टाइप है जिसके अंदर गैस के लिए ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेबल मिल जाए। कुछ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसे भी आ रहे हैं, यहाँ डिलीवरी बना रहेगा, कुछ ऐसे भी आ रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बस इनका मेन पर्पस क्या है कि जो वेपर जा रहे हैं उनको एब्स्ट्रेकल करना, जो वेपर बन के जा रहे हैं उनको क्या करना बेटा, रोकना, बस। और ये गैप है, क्योंकि गैप रहेगा तभी वेपर जाएंगे। तो जैसे मान लो यहां से वेपर बना, तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट वेरी क्लोज है तो यहाँ ए और बी दोनों के वेपर बनेंगे, ए का भी वेपर जाएगा, बी का भी वेपर जाएगा। किनका वेपर ज्यादा जाएगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लो बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा है, बी का कम है, तो बी का वेपर जाएंगे, साथ में ए का भी जाएगा। यहां से यही आपका रिसीवर ले लेंगे, कंडेंसर लगा देंगे। अब ये सब नहीं बना रहे हैं, आप बुक से देख लीजिएगा। कंडेंसर हमने कर दिया और यहाँ पे आपका रिसीवर ले लिए, दिस इज द रिसीवर, इनके अंदर आप रिसीव कर लेंगे बूंद बूंद। ये सब एक बार बना दिए, बस हो गया। तो होता क्या है कि जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, इन द केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज द one additional operators is used known as fractionating column, and this fractionating column is nothing, it is a long glass tube containing material होता है, एक ऑपरेटर्स होता है, एंड जिसके चलते उस वेपर को लंबा लॉन्ग टाइम मिल जाए ट्रेवल करने के लिए। दे रिक्वायर द लॉन्ग टाइम फॉर द ट्रेवलिंग, दिस इज अ वेरी लॉन्ग ग्लास ट्यूब। एज वेल एज इसके अंदर ऑब्स्ट्रेकल लगाते हैं कि मान लो ए गया बी गया, तो ऑब्स्ट्रेकल ए का वेपर तो बन रहे हैं, सॉरी बी का वेपर ज्यादा बन रहा है, ए का वेपर कम बन रहा है। तब ये जाएंगे तो कुछ यहाँ से जैसे गया, इसे धुआं ऐसे ऐसे इनके जाने का है, ट्रेवल करने का रूट। अरे बोलो, तो यहाँ से ए का वेपर कम है तो ये जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से टकरा करके फिर कंडेंस होकर नीचे आ जाए। कुछ ऊपर ए गया तो यहाँ भी टकरा करके कंडेंस हो जाएंगे। मतलब अंदर जो है वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन होंगे।
वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ऑन द प्लेट। प्लेट से टकराएंगे, जो अब स्ट्रेकर लगाए हैं उससे टकराएंगे तो वहां कंडेंसेशन और क्या होंगे, वेपराइजेशन होंगे। और ये प्लेट जितना ज्यादा होगा उतना टकरा करके जो कम वोलेटाइल है वो नीचे आ जाएंगे, और ऐसे बी जो है यहाँ चला जाएगा, बी आएंगे कंडेंसर से हम लोग, फिर ठंडा करके क्या कर देंगे, लिक्विफाइड। लेकिन फिर बोल रहे हैं अभी भी 100% ए एंड बी नहीं है, यहाँ 100% बी नहीं ऑब्टेन हुआ है, अभी भी इसमें सम ऑफ द फ्रेगनेंस है, ए का भी कुछ इम्प्योरिटीज है। फिर इसको निकालेंगे, फिर दूसरा बार रिपीट करेंगे, यहाँ डालेंगे, फिर यही प्रोसेस होगा, ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस करेंगे, तब जाकर के लगभग बी ऑब्टेन होगा, बट नॉट 100%। दिस इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एनसीईआरटी से जरूर देंगे। फिर हमने बता ही दिया कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में आप देख लेंगे, वैक्यूम पंप लगा करके कम कर देते हैं, जिसे लो टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया सोप इंडस्ट्री, एंड उसमें से ग्लिसरॉल को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। एंड लास्ट वन इज द वैक्यूम। वैक्यूम में एडिशनल, इसके एडिशनल में बॉयलर लगा देंगे, बॉयलर इसमें डालेंगे, फिर इसका बॉयलर जाएगा, वेपर जाएगा, फिर ये वेपराइज होंगे, फिर आपका कलेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिजिकल से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगला हेड डालेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो बेटा अगला हेड लगाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन केस ऑफ आइडियल। जैसे हम लोगों ने जो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन मेनली कितने तरह के हो गए हैं, एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन और एक हो गया बेटा रियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन में भी दो हो गए हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, एंड क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और इन्हीं रियल सॉल्यूशन में, इन दोनों में ही किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बन जाएंगे। एक आपका एजियोट्रॉपिक भी मिक्सचर बनेगा, एजियोट्रॉपिक। एंड एजियोट्रॉपिक जो है रियल सॉल्यूशन में मिलता है, आइडियल में एजियोट्रॉपिक्स नहीं बनते हैं। कभी एजियोट्रॉप पढ़ेंगे तो एजियोट्रॉप, तो इनका सेपरेशन हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन से नहीं करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द नॉर्मल डिस्टिलेशन। या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिक्सचर ऑफ ए और बी को अलग करेंगे, इनको भी अलग करेंगे, लेकिन एजियोट्रॉपिक को नहीं करेंगे। ओके, तो हेड डालेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये डिस्टिलेशन दो तरह से होते हैं, एक होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा होगा बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज नोन एज आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी गुड। जो आपका आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यहाँ जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं वो ग्राफ पढ़ते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ओके, और यहां जो ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का दूसरा क्या नाम है बेटा, कंपोजिशन। तो मैंने मान लिया कि लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B, तो P नॉट A ज्यादा है, P नॉट B कम है। लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B, तो P नॉट A ज्यादा, P नॉट B। तो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में ग्राफ बताया है कि इनका ग्राफ हम जेडे मान लेते हैं। जेडे मतलब
लिक्विड वेपर में जाएगा, वेपर लिक्विड में आएगा, तो लिक्विड और वेपर दोनों का मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने Z1 मान लिया, ZA ZB मान लिया। मान लो यहाँ XA 0 हो जाए, यहाँ XA 1, ये सब ग्राफ सिखाए हैं, इनका ग्राफ मान लो ये P0 A है, ये P0 B है, ये ऐसे आ रहे थे, इस पे बहुत सारा चक्कर चला है। ऊपर आपका क्या होता था बेटा, लिक्विड, नीचे क्या होते थे, वेपर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड। यहाँ अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे, तब यहाँ T0, यहाँ P0 A P0 B है, तो P0 A P0 B, तो अब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, अब यहाँ T0 B ज्यादा और T0 A क्या हो जाएंगे, कम। इनका ग्राफ ऐसे हमने बताया था, ये उलट जाएगा, अब ऊपर क्या हो जाएंगे, वेपर, नीचे क्या हो जाएगा, इधर वाले जोन में लिक्विड्स, और इस वाले जोन में दैट इज लिक्विड वेपर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? तो इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं, कैसे होता है 2 सेकेंड समझेंगे तो आगे चलेंगे, इतना कर लीजिए। तो दैट इज द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जो है हमारे कोर्स में अब कितने आ गए हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन आ गया, दूसरा क्या आ गया बेटा, रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन में 2 तरह के हो गए हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव। अभी एजियोट्रॉपिक पे चर्चा होगा अगला लेक्चर में, एजियोट्रॉपिक पे ही। एजियोट्रॉपिक पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन जितना स्टडी हुआ है, नोन है, उस पर हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉट ऑब्टेन इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन के केस में एजियोट्रॉपिक नहीं मिलता है। एजियोट्रॉपिक इज ऑब्टेन इन द केस ऑफ रियल सॉल्यूशन आइदर पॉजिटिव या निगेटिव। अब वो बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ए और बी दोनों का कांस्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों एक्स ए और वाई ए सेम हो जाते हैं, जो लिक्विड फेज में होता है वही वेपर फेज में होता है, सब एजियोट्रॉपिक अगले लेक्चर में चलेगा। लेकिन अभी हम लोग जो है एंजॉय करते हैं, दैट इज आवर डिस्टिलेशन इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, डिस्टिलेशन इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और इसे फिजिकल केमिस्ट्री में हम जा रहे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहा गया था कि अगर ये कोई पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन होगा, ध्यान से, अगर कोई पार्टिकुलर, मान लो यहाँ पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे ये लिक्विड बना हुआ है, मान लो XA 0.4 है, तो ये इनका इस लिक्विड्स का वेपर प्रेशर का रेंज होगा, दे हैव अ रेंज ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये P0 A P0 B के बीच में इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे यही रेंज होगा। तो अगर इस वेपर के मान लो हम कहीं बीच में, कहीं इंटरमीडिएट, इस वेपर प्रेशर पे हम इसको, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर को बढ़ा घटा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर मान लो प्रेशर पे हम कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है और ये यहाँ कट कर रहा है, तो ये वाला क्या आ जाएगा बेटा, x से, और ये क्या आ जाएगा, y a, तो ये वाला आ जाएगा XA ऊपर जहां कट कर रहा है, देखो ना, और ये क्या आ जाएगा, y a। इस प्रकार से y a ऑब्टेन कर लेंगे वेपर, फिर फर्दर इसको इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो फिर इनका वेपर बनेगा, फिर इनका क्या बनेगा, वेपर। तो मान लो यहाँ पे हम ले आ रहे हैं, तो फिर ये आएंगे, अब ये जो y a आएगा वो क्या हो जाएगा, जो रिसीवर में आ रहा था वो अब y a अब जस्ट नया लिक्विड XA वही है, XA के बराबर हो जाएंगे, फिर ये इस पे आएगा, ये y डबल डैश आ जाएगा, और y डबल डैश फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड की तरह करेगा, फिर उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में रख के फिर वेपराइज करेंगे, मतलब जो भी वेपर बनेगा उसको फिर XA, फिर नया वेपर बना तो XA डैश, मतलब जो मोल फ्रैक्शन वेपर का है वो नया जब कराएंगे, दूसरे रिपीट करा रहे हैं ना, XA हो जाएगा। वही सेम बात इनमें भी होता है, इनमें भी होता है, दैट इज, फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से, इतना आप बना लिए होंगे। तो आपको मान लिया जाए हमें जो है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ है, हमने मान लिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज ज्यादा देन वेपर प्रेशर ऑफ B, यानी P0 A ग्रेटर देन P0 B। मान लेते हैं A का बॉइलिंग पॉइंट T0 A है और इसका क्या हो जाएगा, T0 B। हमने बोला ही था कि दिस इज द मेजर डिफरेंस, पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे, दिस इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड्स। जो प्योर लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जैसे क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन आता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्योर है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्योर है। प्यूरिटी का पता कैसे लगाएंगे। प्यूरिटी का पता कैसे लगाएंगे। तो प्यूरिटी का पता लगाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। प्यूरिटी का पता मेल्टिंग पॉइंट से। प्योर कंपाउंड है फिक्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स को ही शार्प बोलते हैं। प्योर कंपाउंड है फिक्स या शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट। आजकल नया टेक्निक आ गया है, उस नए टेक्निक से हम लोग पता लगाते हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जब आप जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर वगैरह एमएससी में तो पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, एमएनआर टेक्निक क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। तो अभी खाली स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम समझो। तो कोई भी कंपाउंड प्योर है, प्योरिटी का पता लगाते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से, या आजकल न्यू एडवांस टेक्निक आ गया है दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहा जा रहा था कि जो प्योर लिक्विड्स होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी एक रेंज में बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। एंड दिस इज मान लेते हैं यहाँ ZA ZB, यहाँ मान लेते हैं XA0, यहाँ XB1 वेपर में जाते हैं तो ZA0 तो ZB1। ओके, जेड का ही ये वेपर है, ये वेपर का है, उसी का वेपर और उसी का क्या है लिक्विड, एक ही पे दिखा रहे हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ T0B और यहाँ क्या हो जाएगा T0A। ये ग्राफ बन के आ रहा था। मान लिया जाए कोई पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन है, 0.2 पे ही सोच रहे हैं, तो इस 0.2 पे इस लाइन को वर्टिकली ड्रॉप करेंगे, ये कट करेगा, ये कट करेगा। ये किसको बता रहा है बेटा, वेपर को। ये वेपर का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, लिक्विड्स का, अंदर किसका है, लिक्विड वेपर। इधर वाले जोन में वेपर हो जाएंगे, मतलब इस टेम्परेचर वाले जोन, यहाँ टेम्परेचर से ऐसे है, इधर वाले में क्या हो जाएंगे लिक्विड, और यहाँ लिक्विड। तो मान लो हमने इस मोल फ्रैक्शन का कोई सॉल्यूशन तैयार किया है तो इनका रेंज यही होगा, दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट इज नॉट जरूरी कि ये T1 मान लो, T1 ये 300 केल्विन है और ये मान लो 500 केल्विन है। ऐसा एकदम भ्रम न पैदा करिए, बुक पढ़ेंगे तो भ्रम हो जाएगा कि A और B है, अगर 300 केल्विन देंगे तो ये उड़ने लगेगा, B नहीं उड़ेगा, A को अलग कर लेंगे, B को नॉट। अलग अलग मोल फ्रैक्शन पे अब उसके अंदर अलग रेंज होगा। जैसे ये रेंज आ गया, मान लिया जाए ये रेंज आपका कुछ आ रहा होगा, दैट इज मान लो 480 आ गया, और मान लो ये आ गया आपका 350 आ गया। तो अब ये रेंज होगा, दिस इज इस रेंज। अब इस रेंज के बीच में ये भी वेपर में जाएंगे, बी भी वेपर में जाएंगे, दोनों का जाएगा। अलग बात है, उसका ज्यादा जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो वो ज्यादा मिलेंगे। रिपीट कर रहे हैं, तो मान लो हम से इस टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे मान लो इस टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं, तो जब इस टेम्परेचर पे करेंगे तो ये यहाँ कट करेगा, ये यहाँ कट करेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा YA, और ये क्या आ जाएगा XA। मतलब इस ग्राफ के द्वारा हम वेपर फेज का, सॉरी हाँ ये वेपर है, इस वेपर फेज का और लिक्विड फेज का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ग्राफ को। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो इस गैस को वेपराइज किया, वेपराइज करके तुरंत हम क्या करेंगे, लिक्विफाई, कंडेंसेशन। दिस इज द वेपराइजेशन, दिस इज द वेपराइजेशन, दिस इज द कंडेंसेशन। फिर इसको वेपराइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे कंडेंसेशन, फिर वेपराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, प्योर लिक्विड आ जाएगा। अभी मान लो YA है, चाहे YA डैश, तो ये XA के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ Y डबल डैश आ जाएगा, तो ये फिर क्या हो गया लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा XA डबल डैश। इस प्रकार से प्योर A क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। तो एक खास हमने सीखा कि वेपराइजेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, लेकिन कंडेंसेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। एक नोट पॉइंट में लगाएंगे इतना ग्राफ बना करके। ये पीछे पढ़े हैं बेटा, इसलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट लिखेंगे। क्या हमने सीखा कि वेपराइजेशन में मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन था तो अब ये मोल फ्रैक्शन ये हो गया,
और कंडेंसेशन में वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे चल रहा है ग्राफ, ऐसे ऐसे पी और ए आ जाएगा। तो लिखेंगे ड्यूरिंग वेपराइजेशन, नोट पॉइंट लगाएंगे बेटा कॉपी में। इतना हो गया, इतना छापिए, इतना छापिए तो नीचे लगाएंगे ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंज, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंजेस, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन नॉट चेंज, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देखो अच्छे से, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंजेस बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन नॉट चेंजेस। इसको एकदम नोट पॉइंट लगा के लिखो बेटा, बाबू रे लिखो इसको, लिखो तो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो तो दो क्वेश्चन दे रहे हैं। ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंज बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन नॉट चेंज। बेटा आपके सामने क्वेश्चन है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया। वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम बताएं, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट पे चलिए, हर चीज पढ़ना है जीरो से टॉप तक, जीरो लेवल को भी पढ़ना है, टॉप लेवल को भी पढ़ना है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस के सेंस को समझते हैं। और क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड बी इज कलेक्टेड, मतलब कह रहा है कि लिक्विड ए और बी है, 1 मोल है, इसका वेपर बना, इस वेपर को कलेक्ट किया रिसीवर में, ए एंड बी इज कलेक्टेड। ओके, तो कह रहा है कि ए एंड बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस, इसको कलेक्ट किया वेपर को और फिर कंडेंस कर दिया। चलो बेटा ठीक है। कह रहा है द कंडेंसेट इज अगेन वेपराइज, फिर इसको हम वेपराइज कर रहे हैं, फिर इसका वेपर बना, फिर इसको कंडेंस कर दिया, फिर यहाँ आया तो एंड कंडेंस। तो कह रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द फाइनल, मतलब इसी में हमें पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, ए और बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि कितने आए हैं। तो शुरू में ही हमने बताया था कि ऐसा नहीं है कि प्योर ए प्योर बी आता है, जो वेपराइज होते हैं उनका परसेंटेज ज्यादा होता है, जो कम वेपराइज होते हैं उनका परसेंटेज कम होता है, नॉट 100%। सब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है तब जाके आएगा। तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लाइन को समझना है कि ये वेपर बना, इसको हमने इस वेपर को कंडेंस किया, कंडेंस किया एक बार, और फिर इसका वेपर बना है, फिर कंडेंस किया 2 बार। तो हमने कहा कि जो वेपर बन रहा है अब वो नया लिक्विड आ गया ना, फिर लिक्विफाइड हो गया। तो क्या कहा था कि YA और YB जो होगा वो नया XA डैश XB डैश के बराबर हो गया। अब फिर अब नया जो है, फिर अब इसको वेपराइज करेंगे, यहां आ गया जो बेटा, अब वो जो वेपर आया वो वही लिक्विड हो गया। अब फिर इसको वेपराइज किए, तो वेपराइज करेंगे तो फिर यहाँ तो वेपर बना YA YB, अरे बोलो ना रे, तो ये YA YB लिक्विड आ गया, तो जो आया वही तो लिक्विड आया, लेकिन अब नया चेंज हो गया मोल फ्रैक्शन। तो अब ये जो आ रहा है इसको मान ले रहे हैं अब इसके अंदर लिक्विड में XA XB आ गया, और दोनों सेम होंगे। फिर अगेन इसका वेपर बनाया और वेपर को क्या कर दिया बेटा रे, कंडेंस। तो अब इसका वेपर जो बनेगा वो वेपर को मान लो YA डैश YB डैश है, समझना होगा। और फिर यही आ गया लिक्विड में, तो फिर कहेंगे सर YA डैश YB डैश जो निकालेंगे यही क्या हो जाएगा, XA डैश डबल और X डबल डैश, जो ग्राफ से हम दिखाए थे। तो हमें यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करेंगे, इतनी बात को कॉपी में बनाइए, समझना होगा सेंस को। तो राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ को जब हम कंबाइन कर रहे थे तो बस एक लाइन का सवाल है, कहा गया था कि P इक्वल टू P नॉट X इक्वल टू P इंटू क्या बन क्या रहा था, तो बोलो X से, तो आंसर आ रहा था YA बाई YB पहला वाले का बराबर P नॉट A X A अपॉन P नॉट B X B।
रख दो, पी नॉट ए उठा के फेंको ना, एक्स ए हाफ हाफ अपॉन 200 हाफ हाफ कट गया, वाई ए बाई वाई बी कितना आ गया बाबू रे 1/2। इसको हमने डायरेक्ट सोचने को कहा था कि 1/2 मतलब टोटल मोल वेपर में 3 होगा, तो वाई ए कितना हो गया 1/3 और वाई बी कितना हो गया 2/3 और वाई ए वाई बी ही क्या है एक्स ए एक्स बी है, मतलब ये हो गया आपका 1/3 2/3। फिर कहेंगे, फिर इनको वेपराइज करेंगे, बस 1 सेकेंड बेटा 1 सेकेंड, फिर इनको वेपराइज करेंगे, बस 1 सेकेंड बेटा, बस 1 सेकेंड। हम ये बस क्लास ले रहे हैं, फोन करते हैं यार। हाँ घर ही है, अच्छा ठीक है ठीक है। बोलिए बेटा, फर्स्ट डिस्टिल वाला तो समझ में आ गया होगा, ये राउल्ट लॉ डाल्टन लॉ से कंबाइन करके आता है, तो फर्स्ट डिस्टिल तो आ गया। अब ये जो आपका वाई ए वाई बी आया है, ये एक्स ए डैश एक्स बी डैश, तो अगेन अब सेकेंड फर्स्ट डिस्टिल के लिए आया, अब सेकेंड डिस्टिल वेपराइज को डिस्टिल करें उसके लिए, अब हो जाएगा वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश बराबर पी नॉट ए एक्स ए डैश अपॉन, अब ये लिक्विड वेपर, अब इनको मानिए, अब ये लिक्विड वेपराइज हो रहा है, अब फिर आपका पी नॉट बी एक्स बी डैश, अब रख दो उठा के, तो पी नॉट बी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये तो वही रहेगा, इट इज अ फिक्स वैल्यू, तो 100 इंटू एक्स ए की वैल्यू एक्स ए डैश 1/3 अपॉन 200 इंटू 2/3। बोलिए बेटा, ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 इंटू ये 4/3 हो गया 3/4, यानी रेशियो आ गया, दैट इज द वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश बराबर कितना आ गया 1/4, यानी कि वाई ए कितना हो गया, बोलो बेटा, वाई ए डैश 1/5 और वाई बी डैश 4/, और यही एक्स ए डबल डैश हो जाएगा, और यही पूछ रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा 1/5 4/5 1/5 एंड 4/5। इज इट क्लियर? बोलिए बेटा, इतना समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं, इतना कर लीजिए तो एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, जो हम पढ़ा रहे हैं डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ईच ऑफ an ideal solution containing 1 mole each of A and B is vaporized and condensed. नेक्स्ट वन कर रहा है कि द कंडेंसेट इज अगेन वेपराइज एंड कंडेंसेट, फिर उसको वेपराइज किया, कंडेंस किया, वेपराइज किया, कंडेंस किया, और ये प्रोसेस वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन लगभग 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द फाइनल सॉल्यूशन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि राठौर क्लासेस का मेन मोटो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बेसिक सही तो सब सही, जीरो से टॉप तक का, और मेन है मोटो जीरो से टॉप तक, बेसिक सही तो सब सही, तो ये सब बेसिक्स है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल हो गया, ओर्स हो गया, रटवाना हुआ, आपका कुछ इनऑर्गेनिक्स के कुछ हल्का फुल्का, वो भी बहुत ज्यादा। इनऑर्गेनिक इज वेरी कंसेप्चुअल, इनऑर्गेनिक बहुत कंसेप्चुअल है, ऑर्गेनिक सब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, अगर दिल लग गया तो बहुत कंसेप्चुअल है। बात समझ आ रही है? तो अगले हम जो है वीडियो में आएंगे, अगला लेक्चर जो हमारा आने वाला है अपकमिंग लेक्चर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन का मेथड पढ़ाएंगे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। मतलब डन है कि क्वेश्चन आ ही रहे हैं क्रोमेटोग्राफी से, इस पे और अच्छे 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा जो चलता है उसमें क्वेश्चन कराने पे ज्यादा मोटो रहता है। और ये जब आदत बनेगा ना, जब आपकी लर्निंग एबिलिटी सही होगी, तभी रट करके कुछ नहीं कर सकते हैं।
लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है तो पूरा यूट्यूब पे जब भी आप बैठ के पढ़िए तो आराम से एकदम एक एक नोट्स चला के, और जब भी पढ़िए क्वेश्चन करिए तो धीरे धीरे करो, ये नहीं कि खटाखट पेन नहीं, तेज नहीं, पागलपन नहीं। पागल कोई 1 महीना 2 महीना में कैप्सूल नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए। ये सब कोचिंग में कमाने के लिए सब लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करता है, ये कोर्स वो कोर्स। हाँ, वो बच्चा जो 2-4 साल पढ़ लिया, रिपीटर बन गया, उसके लिए वो सब जरूरी है भाई। वो तो एकदम पगला गया है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है। वो रिपीटर बच्चे भी बनते हैं डॉक्टर्स, 2 साल 3 साल के तैयारी वाले, 1 साल के भी, फ्रेशर भी बनते हैं। लेकिन किसके लिए कौन जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल इस ऑनलाइन में बच्चे बहुत मिसगाइड हो जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग, लेकिन ऑनलाइन का बहुत फायदा है। जैसे आज रेनी सीजन है, बरसात का भी सीजन है, तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे। कोचिंग रहता तो ऑफ हो जाता। तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान है, दोनों हम लोग को पैरामीटर को लेके चलना है। ओके, होप सो बेटा आप अच्छा होंगे। ये पूरे क्वेश्चंस को करिए, अगले लेक्चर में